में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी। पहले मैं स्वागत करती हूं इकरार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं यश, और बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने हैं और उससे पहले जो है काफी सियासत गरमाई हुई है। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो पार्टियां हैं, सियासी दल है, उनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपकी बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, यहाँ बीजेपी की बात की जाए, तीनों ही जो है पूरे तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। और इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो वो तो पहले ही लिस्ट जारी कर चुके हैं और अब बीजेपी की भी पहली लिस्ट जारी हो गई है। उसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और क्या कुछ जानकारी है इस चीज को लेकर, मैं इकरार जी आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो बहुत टाइम से इंतजार था, आखिरकार लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे जो चौंकाने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन नई दिल्ली सीट की अगर हम सबसे पहले बात करते तो नई दिल्ली सीट पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं, उनको जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। ये वही हैं जो 1100 रुपये बांट रहे थे, पहले पार्टी के बैनर पर बांट रहे थे, बाद में अपनी संस्था के बैनर पर बात की। ये जो है ये सबसे बड़ी खबर अभी है। दूसरा जो बिजवासन जो कैलाश गहलोत है, दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, कई सारे विभाग थे उनके पास में, वो अभी चुनाव से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे। अब बीजेपी ने उनको बिजवासन से कैंडिडेट बनाया है, कैलाश गहलोत को। दूसरी हम बात करें जंगपुरा में सरदार तरविंदर सिंह मारवा, ये भी कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से एमएलए रहे हैं। वो जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जो मनीष सिसोदिया उनके खिलाफ ये लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया के लिए भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पूर्व विधायक रहे हैं और इनसे हालांकि 2 बार से तो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं प्रवीण कुमार वो, लेकिन ये कांग्रेसी पूर्व दिग्गज हैं और पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, बहुत सारे वोट हैं वो। उसके बाद में कालका जी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से अलका लांबा कांग्रेस ने उतारा है, और जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आतिशी वो हैं, उनके साथ रमेश बिधूड़ी वही हैं जो कि साउथ दिल्ली से सांसद रहे हैं। और इनका जो नाम है वो दरअसल ये एक तरीके से इनका अपनी सीट छोड़ के जाना, ये हमेशा जो लड़ते आए हैं वो तुगलकाबाज से लड़ते हुए आए हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जो वहाँ जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो काफ़ी मजबूत हैं, उनके चक्कर में ये कालकाजी सीट पे आए हैं, जबकि इनका गांव वहीं है, इनका घर वहीं है, सब कुछ वहीं है। और ये पुराने दिग्गज जब से दिल्ली में चुनाव का हुआ तब से वही उसी सीट से लड़ते आए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बदरपुर से, तो बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, ये शायद वही हैं जो आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ से रामवीर सिंह बिधूड़ी एमएलए हुआ करते थे, वो अब सांसद बन गए हैं। ये सीट खाली थी तो कई तमाम तरीके के उन पे आरोप लग रहे हैं कि अपने परिवार वालों के लिए वो सीट मांग रहे हैं वो। लेकिन अब ये नारायण दत्त शर्मा जो एक बड़ा नाम है, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण का वोट बैंक बहुत अधिक है जो बदरपुर वाली सीट में है। और उसी के अलावा जो हम बात करें ओम प्रकाश शर्मा, ये बड़ा नाम इसलिए विश्वास नगर से है क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा का टिकट का जो है वो कटने की बात चल रही थी, क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पार्टी ना तो पार्टी दफ्तर जाते हैं, ना किसी से अपना संबंध रखते हैं, ये जो है अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उनको जो ये टिकट मिला ये एक बड़ी बात है। और यहीं से जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वो टिकट मांग रहे थे, जो वीरेंद्र सचदेवा, वो विश्वास नगर इसी सीट से मांग रहे थे। कृष्णा नगर से अनिल गोयल है और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, ये लवली वही हैं जो पहले कांग्रेसी थे, फिर बीजेपी के हुए, फिर कांग्रेसी हुए, फिर बीजेपी के हो गए। तो ये जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय बाद में अरविंदर सिंह लवली के बारे में भी यही कहा जाएगा कि ये जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो सीट छोड़कर आए थे। बाकी और सीटें हैं वो यश बताएंगे हमें। यश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस चीज को लेकर? जी देखिए, कुल मिलाकर 29 लोगों की जो नामों की लिस्ट है ये बीजेपी ने अभी हाल ही में जारी की है, अभी कुछ देर पहले, जैसा कि इकरार जी ने बताया। इसको लेकर अगर हम हर एक प्रत्याशी की एक बात कर लें, चर्चा कर लें, तो उस पर हम नज़र डालते हैं। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को यहाँ से उतारा गया है बीजेपी ने, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, और मंगोलपुरी अनुसूचित जनजाति एससी सीट है ये, यहाँ से राजकुमार चौहान को उतारा है बीजेपी ने। रोहिणी से राजकुमार चौहान वही हैं जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस से कई बार विधायक रहे हैं। ये अभी कुछ अरविंदर सिंह लवली के साथ में बीजेपी में शामिल हुए थे और इनको जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। जी तो ये हो गए। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता हो गए। शालीमार बाग से श्रीमती रेखा गुप्ता को यहाँ से टिकट मिली है। मॉडल टाउन की बात करें तो अशोक गोयल को बीजेपी ने उतारा है। करोल बाग एससी सीट है, यहाँ से दुष्यंत कुमार गौतम को बीजेपी ने इस बार उतारा है। पटेल नगर ये भी एससी सीट है आंचल, राजकुमार आनंद को यहाँ से टिकट मिला है। ये वही राजकुमार आनंद है जो आम आदमी पार्टी के मौजूदा मंत्री थे, विधायक हैं अभी मौजूदा, वो हैं, वो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको ये है और जो उम्मीदवार बनाया गया है। जी राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा
इनको यहाँ से उतारा गया है। और जनकपुरी से आशीष सूद, ये पहले पन्ने पर ये तमाम प्रत्याशियों के नाम हैं। और बिजवासन से कैलाश गहलोत, जैसा कि अभी इकरार जी ने बताया, कैलाश गहलोत के बारे में चर्चा की। और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनका जो है एक तरह से जो है प्रवेश वर्मा का जो खुलासा इकरार जी ने ही किया था लाइव पे, जब अमलेंदु जी और समीर आत्मत जी लाइव कर रहे थे, तो वही खुलासा कि 1100 रुपए बांट रहे थे और उनको सीधे तौर पर नई दिल्ली सीट से यानी केजरीवाल के अगेंस्ट उतारा गया है। तो ये घूस देते हुए आए थे। और अगर आप महिलाओं को सशक्त कर ही रहे हैं पैसे देकर, तो केजरीवाल तो योजनाबद्ध तरीके से कोई योजना लेके आ रहे हैं कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे और आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है आंचल की बीजेपी वाले जो हैं, प्रवेश सिंह वर्मा जो हैं, ये किस योजना के तहत 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे थे और बांट ही रहे हैं। तो लिफाफे में उसके साथ साथ आप एक पैम्फलेट भी दे रहे हैं, उस पैम्फलेट में नड्डा साहब की फोटो है, मोदी साहब का चेहरा है। तो आपको इनके चेहरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी एक तरह से आप पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इकरार जी ने तो उनसे बात भी की थी उन महिलाओं से, और सीधे तौर पर वो महिलाएं यही बता रही थी कि हमसे तो यही कहा गया कि पैसे लो और बीजेपी को वोट दो। यानी बीजेपी को मालूम है उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली है। तो एक तरह से जब दाल नहीं गलने वाली तो पैसे देकर, घूस देकर आधी आबादी का वोट खरीदने का काम कर रही है बीजेपी। अब आगे जो सीट है उनकी बात करें तो जंगपुरा, यहां से सरदार तरविंदर सिंह मारवा कुछ समय पहले भी चर्चा में बने हुए थे आंचल। इन्होंने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी कि, और यह कहा था कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वही हाल हम तुम्हारा कर देंगे। यानी सीधे तौर पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी देने वाले को बीजेपी ने यहां से टिकट दिया जंगपुरा से इस बार जो है मनीष सिसोदिया इस बार उतरे हुए हैं। पहले पटपड़गंज सीट थी उनके पास, लेकिन वो अब अवध ओझा के पास चली गई। इस सीट में, पटपड़गंज वाली सीट पे मैं, ये रवि नेगी, वही रवि नेगी हैं जो कि बीजेपी से फिलहाल काउंसलर हैं, और ये ही हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी। और ऐसा जो पॉलिटिकल उस सिनेरियो में नज़र आ रहा था कि मनीष सिसोदिया जो सीट छोड़कर गए वो रवि नेगी की वजह से ही गए हैं। ये रवि नेगी जो वही हैं जो कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जो मीट की दुकानों पर जा के दुकानें बंद करवा रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई यहाँ जो है नवरात्रों के दौरान मीट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इनके वीडियो, तमाम तरीके का जो यूपी मॉडल है वो ये यहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे। तो बीजेपी ने एक तरीके से इनको टिकट देके अपनी जो वो एक तरीके से वही यूपी मॉडल वाला जो है वो सिस्टम लगभग यहाँ आजमाने की कोशिश की गई है। तो रवि नेगी जो एक मजबूत है, मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल से इनसे जीते थे। उस समय मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, मजबूत थे, लेकिन रवि नेगी ने जो है उनको अच्छी टक्कर दी थी। जी बिल्कुल, जो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिया, 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, और जो जिन नामों को लिस्ट में नाम जगह मिली है, कई नामी चेहरे भी हैं उनमें। जैसे बात की जाए विधूड़ी साहब की, तो वो भी कभी विवादों से जुड़े रहे हैं उन बयानों को लेकर। और ऐसे में बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही, या फिर ये कहें कि अगले हफ्ते 7 या 8 तारीखों का ऐलान हो सकता है चुनावों की, और उससे पहले 6 तारीख को जो है वोटर लिस्ट आ सकती है। और ऐसे में बीजेपी का लिस्ट जारी करना बहुत बड़ा एक काम माना जा सकता है, कहा जाए तो। और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है वो एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और अब हाल ही में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने कल दिल्ली में रैली की थी, कई जो योजना है उनका शुभारंभ किया था, शिलान्यास किया था। इस दौरान जो है पीएम मोदी ने एक बड़ा विवादित बयान दिया था। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी है उसको आपदा बताया था, जिसको लेकर जो सियासी जंग देखने को मिली। और वहीं आतिशी की तरफ से बात की जाए, सीएम आतिशी ने उसका पलटवार किया, केजरीवाल का भी बयान आया, और क्या कुछ कहा केजरीवाल ने वो आपको सुनवा देते हैं। पहले आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। और तो सुना आपने कि केजरीवाल ने ये साफ कह दिया कि बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सीएम फेस नहीं है। इस तरीके के जो बयान है केजरीवाल ने दिए हैं, और ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया था, और अब केजरीवाल ने जो पलटवार किया है वो काफी देखने लायक है। यश, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? आंचल, देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर सबसे देर से जिस पार्टी की नींद खुली है वो बीजेपी ही है। आम आदमी पार्टी ने अभी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस ने भी जब 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, उसके बाद बीजेपी
जो है वो एक्शन मोड में आई और उसने हाथ पर मारने शुरू किया कि चलो अब दिल्ली चुनाव है, फर्ज अदायगी कर देते हैं, हम चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया होती है वो कर देते हैं, एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि 25-26 साल से, लगभग आप देखें कि 25-26 साल से 2.5 दशक से वो एक सूखा झेल रही है, तो उसे मालूम है यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। ये दो राज्य जो हैं, एक तरह से दिल्ली और बंगाल, यहाँ जो है इसको भेदने में बीजेपी हमेशा नाकाम रहती है और जितनी इनकी चाणक्य नीति कही जाती है वो यहाँ फेल रहती है। कल प्रधानमंत्री 3-5 करने के लिए आए, 3-5 मतलब 3 तारीख को प्रचार किया और कल 5 तारीख को प्रचार करेंगे, यहाँ उतरे हैं। तो कल उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, उन्होंने कहा कि आपदा, आम आदमी पार्टी को आपदा कहा, आम आदमी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म होता है आप, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। लेकिन शाम को ही प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि कौन आपदा है और कौन आपदा में है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने सीधे तौर पर जो वार पलटवार किया और जो सवाल पूछे, जो बातें कहीं, वो 3 पॉइंट्स में हम रखते हैं दर्शकों के सामने। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, आप चुनाव में उतर रहे हैं, आपको यही नहीं पता होता है कि सीएम का चेहरा कौन है। यही हाल आंचल, आप महाराष्ट्र गई थी, महाराष्ट्र चुनाव को हमने बहुत ही व्यापक रूप से कवर किया, इनके पास सीएम का चेहरा ही नहीं था कौन था। उसमें इन्होंने सत्ता लोलुपता में इन्होंने एक तरह से आधा से ज्यादा महीने का समय इसी में निकाल दिया कि सीएम कौन बनेगा। तो यहाँ वही डर रहा दिल्ली चुनाव में भी है कि इनके पास किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, किसके चेहरे पर वोट मांगना है, ये तय ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी वही सीन देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी का चेहरा सामने रखकर ये वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 2015 में जब चुनाव हुआ दिल्ली में, 2014 में नरेंद्र मोदी की वेव चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, उसी के दम पर जो है 2014 का इन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन उसके ठीक अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए उतरते हैं, लेकिन उनका चेहरा काम नहीं करता है। 2020 में भी यही हाल होता है और इस बार भी अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ काम नहीं आता है, जैसे कि आसार लग रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि जिनको आप अपना सबसे बड़ा पोस्टर बॉय मानते हैं वो यहाँ पे तीसरी बार भी फेल होते हुए नजर आएंगे? तो फिर मोदी के चेहरे पर आप लोग वोट मांगिए ही मत, क्योंकि वहां पे उनका चेहरा काम तो आ नहीं रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी ही कम हो रही है, तो एक तरह से पार्टी के लिए डेंट लगता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि ये लोग इसी तरह के मुद्दे करते हैं। अभी मंदिरों को तोड़ने की बात की गई थी, बौद्ध मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, कुछ ढांचे हैं, उनको तोड़ दिया जाए। अभी हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी कुछ दिन पहले। तो ऐसे मुद्दे लेकर आती बीजेपी की मंदिर तोड़ दो, ये कर दो, जैसा संभल में देखा गया था, उसी को आप यहां दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। आप याद कीजिए 2020 में जब चुनाव थे तो उसके पहले दिल्ली दंगा हुआ था। क्या अभी फिर से वैसी सिनेरियो को तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि एक सांप्रदायिक दंगा हो और उसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं ले जाए? घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में उठा, चल घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में उठा, वहां बीजेपी बुरी तरह से मात खा गई, औंधे मुंह गिरी इस मुद्दे को लेकर। वही मुद्दा दिल्ली में भी उठाया जा रहा है। अब उसी घिसी पिटी स्क्रिप्ट को लेकर ये लोग फिर से आ गए दिल्ली में कि घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या आके यहाँ बस रहे हैं। अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या हवा में उड़ के थोड़ी ना आ गए, बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके इंटरनेशनल बॉर्डर, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? आम आदमी पार्टी आतिशी के अधिकार क्षेत्र में आता है या फिर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? यानी ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, चलिए एक बार बीजेपी की बात मान लेते हैं कि सच में रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं दिल्ली में और बस गए हैं, तो आप ये बताइए कि आपके अधिकार क्षेत्र, आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आ गए, क्या ये आपकी नाकामी है? इसको स्वीकार कर लें कि हाँ, हम नाकाम हो गए कि हम घुसपैठियों को रोक नहीं पाए, या फिर आप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझ के उन घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं दिल्ली में, ताकि उससे आम आदमी पार्टी का जो है वोट प्रतिशत उस पर असर पड़े। तो इसको लेकर भी जो है अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की जनता को जो है उसको आगाह करने का काम किया था कि ये पूर्वांचली लोग हैं जिनको बीजेपी वाले जो है रोहिंग्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस झांसे में ना आए और इनका एक भी वोट हम कटने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे कोर वोटर्स हैं। और बीजेपी नहीं चाहती कि जो हमारा स्ट्राइक रेट है, जो 67 सीटें आई थी, 67 सीटें आई थी उनकी, उसके बाद 62 सीटें आई थी, इस स्ट्रीक को, इस हैट्रिक को वो बरकरार रखना चाहते हैं, इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहते हैं, और बीजेपी चाहती है कि इसमें कहीं ना कहीं डेंट लग जाए। तो इसको लेकर जो है केजरीवाल ने एक तरीके से घेर के बता दिया कि आपदा आपके ऊपर आ रही है और आपदा आप झेल रहे हैं, और आप अगर दिल्ली में आ गए तो दिल्ली वासियों पर आपदा बरस पड़ेगी। ये केजरीवाल ने इस तरीके से बताया। जी बिल्कुल, पीएम मोदी के ऊपर इस वक्त जो है आपदा आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार बीजेपी पर और पीएम मोदी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी ने कुछ नेताओं के टिकट काटे हैं और इसमें इस चीज को लेकर उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव के बीच। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, एक जो बड़ा चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि दिल्ली में जो 62 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास में है और सिर्फ 8 सीटें हैं जो बीजेपी के पास में फिलहाल हैं। और ये 8 सीटें वो थी कि जो भी कैंडिडेट जीते वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे, क्योंकि उस समय जो आम आदमी पार्टी की एक तरीके से आंधी आई। पिछली बार जो है 67 सीटें जीती, उसके बाद 62 सीटें जीती। अब जो है एक बड़ी खबर है, जो
आम आदमी पार्टी से भी ये है अनिल कुमार वाजपेयी। ये गांधीनगर से चुनाव जीतते आए हैं। पहले ये 2015 में आम आदमी पार्टी से विधायक थे, उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और ये बीजेपी में आ गए। फिर बीजेपी से ये 2020 में विधायक बने। अब इनका टिकट काट दिया गया है बीजेपी द्वारा। ये बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। इनकी जगह अरविंदर सिंह लवली, जो कि पहले गांधीनगर से विधायक रहे हैं, कांग्रेस से विधायक रहे, उनको दिया। तो एक ये बड़ी खबर है कि ऐसे वक्त में ये अनिल कुमार वाजपेयी चुनाव जीते थे, जब बहुत मुश्किल दौर था, जो बीजेपी के लिए एक सीटें मुश्किल हो रही थी। उनका टिकट काट के जो है वो अरविंदर सिंह लवली को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वहीं दूसरी जो अपडेट है वो है ये कि मालवीय नगर से जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। ये भी पहली बार चुनाव लड़ेंगे मालवीय नगर से। वहीं जो अंबेडकर नगर सीट है, वहाँ से खुशीराम चुनार जो हैं वो मेयर भी रहे हैं, जब यूनिफाइड, जब 3 एमसीडी हुआ करती थी, साउथ एमसीडी के रहे हैं। हालांकि उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, पिछली बार चुनाव में वो भी हारे थे। तो एक बड़ी खबर ये है कि जो सिटिंग एमएलए है बीजेपी ने, उनका फिलहाल टिकट काट दिया है। जी बिल्कुल, बीजेपी ने सिटिंग एमएलए को टिकट काट दिया है और इसका खामियाजा जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई नेताओं की नाराजगी समय समय पर जाहिर होती रही है। और चाहे हरियाणा चुनाव की बात की जाए, महाराष्ट्र चुनाव की बात की जाए, चाहे कहीं और की बात की जाए, तो ऐसे में जो है बीजेपी को झटका लग सकता है। लेकिन वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। काफी कांग्रेस की तरफ से गारंटियां भी दी जा रही हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कांग्रेस नेता, लगातार जनता से बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। और ऐसे में जो है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान जो आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है, क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज का हमारा आने का मकसद ये है कि जिस प्रकार से पंजाब के अंदर झाड़ू की सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, आदरणीय केजरीवाल साहब की सरकार ने जो बहुत सा वादे किए थे हमारे पंजाब के लोगों के साथ, आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज 3.25 साल हो गए, यानी कि 3 महीने कम 3 साल पंजाब के अंदर झाड़ू की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री हैं, और लोगों ने उन वादों को सुनकर तकरीबन 92 सीट, 92 सीट्स का बहुत बड़ा मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया था। लोगों को लगता था, एक नारा दिया था कि बदलाव की सरकार, पंजाब नया होगा, पंजाब बदलेगा। लोगों ने इस झांसे में आकर लोगों ने सोचा कि एक नए लोग जिनका नारा बदलाव का है, जो आम आदमी पार्टी है, आम लोगों को ऊपर लेके जाना चाहती है, ऐसा माहौल पंजाब के अंदर बनाया और वादे पर वादा किया। लेकिन एक ऐसा वादा जो हमारी माताओं, बहनों और महिलाओं के साथ किया, उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर हर महिला को मैं 1100,000 रुपया हर महीने दूंगा। मैं पुराने वादों की बात नहीं और दूसरे वादों को दोहराना नहीं चाहता। वो जब चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, तो हम जनता के बीच में सब लोग वो तमाम वादे लेकर जाएंगे और पंजाब के लोग लेकर आएंगे। लेकिन एक जो वादा पंजाब की महिलाओं के साथ किया कि मैं 1000। तो सुना आपने कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पंजाब में महिलाओं को झांसा दिया गया, उसी तरीके से दिल्ली में भी महिलाओं को धोखा दिया जा रहा है। इस तरीके के बड़े आरोप जो है कांग्रेस पंजाब की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो है कांग्रेस ने और क्या कुछ कहा है, यश आप सबको बताइए। जी आंचल, देखिए कांग्रेस एक तरह से एक्शन मोड में अब उतर आई है दिल्ली चुनाव को लेकर और आर पार की लड़ाई में उतर आई है। और इनका यही कहना, जो अभी हमने बाइट सुनी, अजय माकन वगैरह सब तमाम वहां मौजूद थे और विजय चौक पर उन्होंने पंजाब कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है। 3 साल पहले पंजाब में झाड़ू की सरकार बनी और वहां झाड़ू वालों ने आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। इनका यह आरोप है कि 3 साल बीत चुके वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार को, भगवंत मान की अगुवाई में जो वहां चल रही है, लेकिन वहां की महिलाओं को
ये वादा जो है पूरा होता हुआ नहीं मिला, ये 1000 रुपए उनके खाते में नहीं आए हैं। तो यानी अब केजरीवाल अगर चुनाव से पहले ये वादा कर रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को मैं हर महीने 2100 रुपए दूंगा, तो सवाल ये उठता है कि जहां आपकी सरकार पहले से बन चुकी थी और वहां आपने इसी वादे के दम पर चुनाव जीता और आधी आबादी का वोट लिया, उस वादे का क्या हुआ? वहां पे आपने जब 1000 रुपए आप दे नहीं पा रहे हैं, तो यहां 2100 रुपए कैसे देंगे, ये सवाल कर रहे हैं। इसका बजट कहां से आएगा, ये केजरीवाल बताएं। ये इनका सीधे तौर पर सवाल है आंचल। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि अब 6 जनवरी को हम कांग्रेस की जो 5 गारंटियां हैं वो जारी करेंगे दिल्ली वासियों के लिए, यानी एक तरह से जो मैनिफेस्टो है वो जारी करेंगे और बताएंगे कि हम अगर चुनाव जीत जाते हैं दिल्ली में तो हम दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। तो उसका एक मसौदा है, वो हम दर्शकों को बताते हैं कि कांग्रेस के ऐसे कौन से वादे हैं जो वो चुनाव जीतने पर दिल्ली वासियों को देगी। पहला तो है कि कांग्रेस की महिला मतदाताओं पर काफी फोकस है कांग्रेस का, क्योंकि झारखंड में हमने देखा वहां पे मैया सम्मान योजना की बात करें, लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में जिस तरह से चली और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सम्मान योजना चला रहे हैं, तो कांग्रेस की महिला मतदाताओं पर जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 2500 से 3000, ये अब तक की सबसे बड़ी राशि अगर मेरी जानकारी में है तो सबसे बड़ी राशि है ये महिलाओं को देने की। किसी पार्टी ने अगर वादा किया है तो सबसे बड़ी राशि यही है, 2500 से 3000। इसका कितना फायदा मिलता है कांग्रेस को, ये देखना होगा, क्योंकि अगर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है सचमुच में ये योजना, तो फिर ये योजना जाहिर तौर पर महिलाओं को लुभाएगी और महिलाएं इसका फायदा लेने के लिए कांग्रेस को फिर वोट करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा दांव खेल गए हैं ये आधी आबादी के लिए। दूसरा है, कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य बीमा को लेकर वादा कर सकती है जिसका फायदा हर वर्ग को मिल सकता है, यही कांग्रेस का फोकस है। हर वर्ग का मतलब यहाँ पे SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो है पूरी तरह से जो है उसका जो स्वास्थ्य बीमा है वो करवाया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली में, ये कहा गया है। कांग्रेस पार्टी युवा मतदाताओं को साधने के लिए युवा नौकरी की गारंटी भी दे सकती है, यानी रोजगार जो बहुत बड़ा मुद्दा है देश में उसका निपटान करने के लिए दिल्ली में अगर इनकी सरकार बनती है तो दिल्ली के युवाओं को नौकरी देने की बात कर सकती है कांग्रेस पार्टी। अभी 6 तारीख को जो इनका घोषणा पत्र आएगा उसमें इन 5 गारंटियों में एक गारंटी ये भी शामिल हो सकती है। चल, लेबर क्लास इनकम गारंटी स्कीम, यानी जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको एक निश्चित अमाउंट मिले, एक निश्चित रकम मिले उसके काम की, ये गारंटी तय करेगी कांग्रेस, ये उनका कहना है। इसके लिए सभी के लिए राशन कार्ड की घोषणा भी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा सकती है। तो ये 5 ऐलान भी कर दिए और साथ ही साथ एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी अब हुंकार भर दी है दिल्ली के इस चुनावी रण में, और सीधे तौर पर जो है अब ये त्रिकोणीय मुकाबला जो देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में, तो अब देखना होगा कि जो दिल्ली का सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि सब एक तरह से दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो 5 गारंटी जो है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है, और वहीं जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पहले कई स्कीम जो है निकाली गई है, कई योजनाएं लाई गई हैं, चाहे वो संजीवनी योजना की बात की जाए, चाहे दूसरी और कई योजनाओं की बात की जाए। और ऐसे में बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की नींद जो है काफी लेट से खुली हुई है। अभी उन्होंने हाल ही में, आज ही बात की जाए, आज ही उन्होंने लिस्ट जारी की है 29 उम्मीदवारों की, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले लिस्ट जारी कर चुके हैं। बहुत जल्दी चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और 6 तारीख को जो है वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। और ऐसे में जो है सवाल एक ये उठता है कि आप ग्राउंड पर रहते हैं इकरार जी, तो आपने देखा होगा कि माहौल क्या है और माहौल का हवा जो है किस तरफ जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच में मतलब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो सत्ता किसके हाथ जा सकती है? जी फिलहाल तो ऐसा एज रहता है, जिसकी सरकार रहती है लगभग नजर आता है कि माहौल उसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 11 सालों से सरकार है, 2 बार फुल टाइम और कुछ समय के लिए पहले जो सरकार रही थी। तो अब जो माहौल है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं 2100 रुपये वाली, तो 2100 रुपये वाली घोषणा का जो असर है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। उसका आपने देख भी लिया कि किस तरीके से बीजेपी के नेता उसका तोड़ निकालने के लिए जो है वो 1100 रुपये नगद दे रहे हैं। उनका कहना वो तो मिलेंगे लेकिन हम तो आज दे रहे हैं आपको, और साथ में बहुत तमाम तरीके की बातचीत है। इसमें एक नई बात और सामने आई, हमने खुद देखा जो BLO के ऑफिस होते हैं, हर विधानसभा में होते हैं, वहाँ महिला खुद जाके अपना वोट बनवा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव के दौरान अक्सर ये हुआ करता था कि पॉलिटिकल पार्टी के जो BLO होते थे या जो कार्यकर्ता होते थे वो लोगों घर घर जाते थे कि भैया अपना वोट बनवा लो, अपना वोट बनवा लो। लेकिन इस बार ये 2100 वाली जो योजना है उसका ये फायदा है कि खुद महिलाएं अपना चेक कर रही हैं नाम। कल संजय सिंह खुद गए, उन्होंने ग्राउंड पे जाकर लोगों से कहा कि भाई अपना अपना नाम चेक करिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो आपके नाम कटवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की जिस तरीके से भागीदारी बढ़ रही है, महिला खुद जाके अपनी वोट बनवा रही हैं, चेक कर रही हैं,
लिस्ट में, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा ही है। इसी के साथ साथ जो 60 साल वाली जो योजना है, 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है जो लागू दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना जो है, उसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल किए हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल उनको लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं। उसको लेकर ये लोग अदालत कोर्ट भी गए हैं, बीजेपी के जितने एमएलए हैं वो, लेकिन उसका तोड़ अरविंद केजरीवाल ने जो निकाला है वो है कि 60 साल से ऊपर वाले जितने बुजुर्ग हैं उन सभी को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख की अपर लिमिट है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है। यानी आपका 1 रुपये का बिल है प्राइवेट हॉस्पिटल का वो भी हम देंगे, और चाहे आपका 50 लाख का बिल है तो भी हम देंगे। तो ये जो 2 बड़ी योजना है वो अरविंद केजरीवाल की मेरे हिसाब से मील का पत्थर साबित हो सकती है इन चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब लोग इनकी योजनाओं को गंभीरता से ले रहे हैं। हम ग्राउंड पर जाते हैं, हमने लोगों से कहा कि भाई तो चुनावी वादे हैं तो सब लोग करते हैं, बीजेपी आएगी वो भी करेगी, कांग्रेस आएगी वो भी करेगी, तो आप लोग कैसे विश्वास कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये कहना था कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं महिलाओं को मुफ्त सफ़र, बसों में मुफ्त सफ़र है, या बिजली का 200 यूनिट तक फ्री है, तो हमें विश्वास है कि सरकार इन्हीं की आएगी और ये हमें देंगे। तो ये एक बड़ी बात है जो दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो है क्योंकि सत्ता में है वो इसलिए भी लगातार जो एक्टिव नजर आ रही है, लगातार योजनाओं का जो है वो ऐलान कर रही है। हाल ही में आज की बात की जाए, आज फिर एक बार केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ये भी बोला कि जो गलत पानी का बिल है वो भी माफ करेगी अगर उनकी वापसी होती है सत्ता में। तो इस तरीके का जो ऐलान है वो किया गया है। कांग्रेस भी अपनी गारंटियां बहुत जल्द ही ऐलान कर सकती है, बता भी चुकी है कांग्रेस के कौन कौन सी गारंटियां जो है। रोजगार का मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त देखा जाए तो दिल्ली में, तो वो मुद्दा भी उठाया जाएगा। और ऐसे में बीजेपी जो है वो आज से कहा जाए तो आज ही से एक्टिव हो गई है। उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी और ऐसे में जो है तीनों ही दलों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अब बात की जाए अगर सत्ता की, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता आखिरकार किसके हाथ में जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकरार जी आपका, और यश आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जो आप तमाम जानकारी आप लोगों ने हमारे साथ साझा की, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। तो